अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम कुछ टर्म्स जो हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। वो टर्म्स पहले भी आप लोगों ने पढ़ी हैं, लेकिन स्पेशली तौर पे जिनको थोड़ा सा डाउट है उनमें वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले लेक्चर्स के लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आज हम सेट, फंक्शन, रिलेशन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये चीज़ें हेल्पफुल होंगी आने वाली चीज़ें को सीखने के लिए। ठीक है, तो पहले हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए। तो सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट किसे कहते हैं, बचपन से आप पढ़ के आए। आ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट कर लें या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट कर लें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। अब कलेक्शन का आपको पता है मजमूआ। वेल डिफाइंड का मतलब होगा कि जो चीज़ वेल डिफाइन हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वहाँ से समझ आएगी। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक सेट है, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें क्लास के 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट आए। तो किसी की नज़र में कोई इंटेलिजेंट होगा, किसी की नज़र में कोई इंटेलिजेंट होगा, तो ये वेरी करेंगे। ये सब्जेक्टिव चीज़ बन गई। मेरी नज़र में कोई और 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, किसी की नज़र में कोई और 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, किसी की नज़र में कोई और। तो फिर ये एक सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं हुआ? क्योंकि ये चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ मंथ इन आ ईयर, एक साल में जो मंथ होते हैं उनका सेट, तो सभी को पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सभी इससे एग्री करेंगे। ठीक है, तो ये अब वेल डिफाइंड चीज़ हो गई जो कि हर एक नज़र, हर एक बच्चे को दिया जाए तो वो जनवरी फरवरी वाला ही बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं थी। अब थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस करेंगे और बहुत सी एग्जांपल्स बन जाती है। 3 ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स कह लें, यानी कि जो सबसे प्यारे स्टूडेंट है। और इसमें आप कह लें कि एक हफ्ते में जो दिन होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो वाले। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप इनकी देख सकती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट चीज़ें हो। ठीक है, ये नहीं है कि दो सेम, यानी कि ए बी सी, तो ये तीनों आपस में क्या है, डिफरेंट है। और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे इनको रिपीट कर दूंगा ना, यानी कि बी को मैंने 3 टाइम्स रिपीट कर दिया तो सी को एक दफ़ा, तो ये हमारे पास मल्टी सेट बन जाता है जो कि हम डिस्क्रीट मैथ में पढ़ते हैं। इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए, और इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स बी, और इसको लिख सकते हैं 1 टाइम्स सी। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टी सेट बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक अकेले सिंपल सेट की बात करें तो उसमें रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट, मुख्तलिफ होना चाहिए। ठीक हो गया। तो सेट क्या होता है, कलेक्शन होती है वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। सेट के बारे में हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेट को किन किन फॉर्म से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब सेट जो है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए क्या है। क्यों? क्योंकि सेट को हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एक सेट को ही चेक करेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप है कि नहीं, फिर इस पे ही चेक करेंगे ये बिलियन ग्रुप है कि नहीं, इसे ही चेक करेंगे फील्ड है कि नहीं, इसी पे आएगा रिंग, इसी पे आएगी वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये सारा सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज़ हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में लिख दें हम, जैसे हम नेचुरल नंबर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 सो ऑन चलता गया। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो एक तरीका ये है कि कोमास की मदद से एलिमेंट को अलहदा कर दो और इन सभी को करली ब्रेसिस में बंद कर दो। इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। ठीक है, एक तरीका ये है। इसके अलावा इसका एक तरीका ये भी होगा हमारे पास, मैं लिखूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास कौन सा तरीका है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, बातों में चीज़ों को बयान करना। इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट करने का अगर एक और तरीका बताऊं तो वो होता है प्रॉपर्टी या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। इसमें क्या होता है, सेट को खुद बिल्ड करना पड़ता है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से, ठीक है, इस तरह। यानी कि प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इसको कहते हैं सच डैट के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं एंड, इसको कहते हैं आर। तो ये वाली चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और ये सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में आएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम इस तरह वैन डायग्राम में भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ पे हमने एक, ये देखें ये नेचुरल नंबर का सेट है और यहाँ पे मैं रियल नंबर्स लिख देता हूँ कि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो बाइनरी फॉर्म में भी ले आते हैं, यानी कि इसी में अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नहीं करता तो वो ज़ीरो। और मज़ीद ये कि सेट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर हमने फंक्शंस बनाने हो ना तो इस तरह, तो ये हम कहते हैं सेट ए और ये कहते हैं सेट बी या इस सेट एक्स या वाई, तो इस तरह भी हम सेट को लिख सकते हैं। और इस फॉर्म को कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको कहते हैं विजुअल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा अगर हमने सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी कि सेट को डिफरेंट वेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेट के कंसेप्ट यहाँ पे थोड़े से क्लियर हुए। अब मैं क्या करता हूँ कि सेट के ना सबसेट की फॉर्म बात करता हूँ, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया है मेरे पास, एक ए सेट आ गया, कौन सा, ए बी और सी, ये मेरे पास कौन सा सेट आ गया, ए सेट आ गया। अब अगर मैंने इसके सब सेट लिखने हैं, सब सेट कहते हैं सब छोटा, ठीक है, सब सेट यानी कि इसके छोटे सेट जो भी आएंगे तो वो कौन से आएंगे हमारे पास, इसका एक खाली सेट आ जाएगा, ठीक है, और इसमें सिंगलटन सेट आ जाएंगे, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग सेट बनाएंगे, ये हमारे पास आ गया। इसका और छोटा सेट जो इसी में से निकल के आएगा वो ए बी, ठीक है, ए सी और बी सी, ये वाले बन जाएंगे, और इसका एक ये वाला सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसके कितने सेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके हमारे पास 8 सबसेट बने। वो अगर 8 कैसे बने, अगर ये हमने निकालना हो तो 1 2 3 तीन एलिमेंट है तो 2⁻³ आ जाएगा, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। तो 3 एलिमेंट के हमारे पास 8 सबसेट बन सकते हैं। अगर 4 एलिमेंट होते तो वो हमारे पास 16 एलिमेंट बनने थे, ठीक है, 16 सबसेट बनने थे, 16 सबसेट। तो इस तरह ये हम सबसेट फाइंड करते हैं और ये सबसेट होते हैं। अब सबसेट में भी आगे चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, तो वो हमारे यहाँ पे नहीं काम आएगा कहीं। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट जो होता है, नेचुरल नंबर का सेट, ये आपको पता होगा कि 1 2 3 सो ऑन चलता गया। सबसे पहले काउंटिंग सेट आया था स्टार्टिंग पे, फिर हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट आया था। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए, यानी कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए, एक मिनट में इक्वेशन देख के आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल कौन सी दूँ मैं आपको, इसकी एग्जांपल लेने देता हूँ। वैसे मैं बताऊँ आपको, इसमें ज़ीरो नहीं था होता तो फिर ज़ीरो को ऐड करके हमारे पास होल नंबर आ गया, यानी कि होल नंबर में ज़ीरो भी होगा, 1 2 3 सो ऑन, ये चीज़ चलती जाएगी। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास इस तरह के इक्वेशंस आ जाएं, यानी कि फ़र्ज़ किया x + 4 = 0, तो इसका आंसर जो नंबर आता था ना -4 आता है ना, तो -4 माइनस वाली चीज़ें इसमें नहीं थी, ठीक है। तो फिर हमारे पास इंटीजर्स का सेट आ गया जिसमें नेगेटिव भी चीज़ें आ गई और पॉजिटिव भी आ गई, ठीक है, ये सोन चीज़ चलती गई। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी। अब इसमें से ही अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए ना, पॉजिटिव इंटीजर्स की, जिसे मैं जी पॉजिटिव से ज़ाहिर करूँगा, पॉजिटिव इंटीजर को जी पॉजिटिव से ज़ाहिर करूँगा, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 सो ऑन चलता गया, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूँ तो इसमें से ये -1 -2 -3 सो ऑन, ये चीज़ें आ जाएंगी। और इसमें से अगर मैं नॉन नेगेटिव की बात करूँ, नॉन नेगेटिव का मतलब है जो कि नेगेटिव नहीं है, तो फिर नेगेटिव वाले निकाल दें, नेगेटिव वाले ये थे, अगर निकाल दूंगा तो बाकी 0 1 2 3 सो ऑन, ये चीज़ें आ जाएंगी। और अगर मैं नॉन पॉजिटिव की बात करूँ तो जो पॉजिटिव नहीं है उनको निकाल दें, तो बाकी जो हमारे पास बचेंगे वो ये होंगे 0 -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक है। 0 हमारे पास ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद प्राइम नंबर्स का सेट आ जाता है, ओड का आ जाता है, इवन का आ जाता है, वो सारे हमारे यहाँ पे यूज़ रिलेटेड नहीं है। बाकी हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो x सच डैट x = p/q की फॉर्म में लिखा जाए कोई नंबर तो उसको हम कहते हैं कि ये रैशनल है। और p और q कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स में से, यानी कि इन इंटीजर्स को ही बटे में लिख दें
दो इंटीजर लेके कोई भी, तो वो हमारे पास रैशनल बन जाएगा। लेकिन बटे में हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में ज़ीरो हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इरेशनल की बात की जाए तो हम कह देंगे वो चीज़ें जो कि रैशनल्स के अलावा है, यानी कि रैशनल के अलावा जो सेट होता है वो इरेशनल, जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और क्यू यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू 0, जब लिख ही नहीं सकते तो ये वाली कंडीशंस कहाँ से आ गई, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैं सिर्फ यही लिखूँगा इरेशनल के लिए, अदर देन रैशनल, ठीक है, रैशनल के अलावा। और यहाँ पे अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ तो जितने भी पी ओवर क्यू की फॉर्म वाले हैं और उसके अलावा उन सभी का यूनियन ले लें, यानी ये वाले भी और ये वाले भी, तो हमारे पास रियल नंबर का सेट आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा कम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो ये a प्लस एटा b की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि x सच डैट x किसके इक्वल आ गया, a प्लस z ले लेता हूँ। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, तो z सच डैट z इज इक्वल टू a प्लस एटा b। और यहाँ पे a और b जो है वो रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं, और एटा यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सेट्स होते हैं जो कि, अब प्राइम नंबर का सेट भी होता है, लेकिन वो वाली चीज़ें जो हमने मेन हमारे कवर करने की थी वो वाले सेट मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए, ठीक हो गया। अब ये सेट का आप पोर्शन देख लें। अब हम इसके आगे चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमारे पास एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था रेनी डिस्कार्टिस, उसने हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट दिया, ठीक है। ये खाली सेट क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। रेनी डिस्कार्टिस उसका नाम था, उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट दिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो इसमें कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन वाला काम होगा। कोई भी दो सेट ले लें आप, फ़र्ज़ किया मैं ए ले लेता हूँ, ए में दोबारा ए बी सी ही लिया है, और बी सेट मैं ले लेता हूँ जिसमें मैंने अल्फ़ा बीटा और गैमा ले लिया है, ठीक है, ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गैमा। अगर इनकी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो ये ए क्रॉस बी आएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का भी आंसर एक सेट ही आएगा, और इस सेट में जो आंसर आएगा ना वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट ही आया करेगा लेकिन इसमें ऑर्डर्ड पेयर हुआ करेंगे। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास दो ब्रैकेटों में, दो पेरेंथीज में दो एलिमेंट लिख देना, ऑर्डर्ड पेयर पेरेंथीज में दो एलिमेंट लिख देना और इनको कोमास की मदद से अलग करना, और इनमें ऑर्डर मैटर करता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एग्जांपल मैं देता हूं, अगर मैं आपको ये लिखूं कार्टेशियन, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ये हमारे पास x है, ये y है, ठीक है। अगर मैं x, y की वैल्यू 2,3 लिख दूं तो इसका मतलब है x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू 3 यहाँ पे आएगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट बनेगा 2,3, ठीक है। लेकिन अगर मैं x, y की वैल्यू इसको चेंज कर दूं 3,2, तो ऑर्डर मैटर करता है इसमें, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा 3,2, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या होता है कि एलिमेंट होते हैं इसमें दो, और उनको एक ऑर्डर में लिख दिया जाता है, कोमास की मदद से अलग किया जाता है और पेरेंथीज में इसको बंद किया जाता है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया ये सेट लिखा है ना ए बी सेट, ये करली ब्रैकेट का मतलब है सेट, तो इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डर्ड पेयर की, तो ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास ऑर्डर मैटर किया करता है, ठीक है। अब इसमें ना हम ऑर्डर पेयर लिखा करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक सेट ही होता है और इसमें ऑर्डर्ड पेयर हुआ करेंगे। कौन सी ऑर्डर पेयर, तो देखिए पहला सेट ए बी सी था, दूसरा सेट अल्फ़ा बीटा गैमा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले ए और इसका ऑर्डर पेयर, ए और इसका ऑर्डर पेयर, ए और इसका, फिर बी और इसका, बी और बीटा का, बी और गैमा का, फिर सी और अल्फ़ा का, सी और बीटा का, और सी और गैमा का। तो ये हमारे पास बनेगा ए अल्फ़ा, ठीक है, और फिर ए बीटा, फिर ए गैमा, ठीक है। फिर हमारे पास बनेगा बी बीटा, बी अल्फ़ा, ठीक है, बी अल्फ़ा, और फिर बी बीटा, और फिर बी गैमा, और फिर हमारे पास बनेगा सी अल्फ़ा, और फिर बनेगा सी बीटा, और फिर बनेगा हमारे पास सी गैमा। और ध्यान रहे आपने कि पहले सेट में पहला एलिमेंट ही लिखना है, ये नहीं आपने कर देना अल्फ़ा ए या बीटा ए, वो गलत हो जाएगा। पहले अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो फिर ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गैमा, अगर बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे फिर अल्फ़ा ए, अल्फ़ा बी, अल्फ़ा सी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर है किया करता है,
ठीक है। अब इन एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि इस एलिमेंट को इसकी जगह पे लिख सकते हैं, इस एलिमेंट को इसकी जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन इनके अंदर आपने ऑर्डर देख के चलना है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आया करेंगे, तो ए के एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय बी के एलिमेंट, इसको कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई बाय कार्डिनैलिटी ऑफ सेट बी। तो ए के एलिमेंट 3 थे, मल्टीप्लाई बाय बी के एलिमेंट भी 3 थे, तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट आ जाएंगे वो कितने होंगे, 3 3 बार 9, तो 9। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी, इसको आगे पीछे लिख ले, लेकिन इन चीज़ों को आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, यानी कि ए अल्फ़ा है अल्फ़ा ए नहीं लिख सकते, ए बीटा है बीटा ए नहीं लिख सकते, लेकिन ए अल्फ़ा को इस तरफ लिख लें, ए बीटा को इस तरफ लिख लें, उसकी खैर है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे एक बात, अब हम चलेंगे रिलेशन के ऊपर। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक सेट की एग्जांपल दे के कहा था, किसकी सेट की एग्जांपल मैं दोबारा देता हूँ कि ए बी सी, ये हमारे पास एक सेट था ना, हमने इसके कितने सबसेट बनाए थे, 2⁻3, तो कितने इसके सबसेट बने थे, 2⁻3, तो ये हमारे पास 8 सबसेट बने थे। कितने, 8। एक खाली सेट था और 3 हमारे पास सिंगलटन सेट थे, 3 हमारे पास 2 वाले सेट थे और एक हमारे पास सिंपल, यानी कि एक खाली सेट था, ठीक हो गया। और फिर सिंगलटन सेट 3 थे, 3 सिंगलटन सेट थे, 3 दूसरे थे और 3 हमारे पास 3 एलिमेंट वाला था। तो इसके हमारे पास 8 सबसेट बने थे, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन मैं यहाँ पे लिखूँगा, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के जितने भी हमारे पास सबसेट बना करेंगे वो रिलेशन हुआ करेंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर कितने एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो इस ए क्रॉस बी में से 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितने होते हैं, 512, इसमें से 512 हमारे पास रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। इन दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास जो रिलेशंस बनेंगे वो 512 हैं, इतने ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन था। अब स्टार्टिंग पे हमने क्या देखा, एक सेट था, ठीक है। सेट के हमने सबसेट देखे, सेट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया, ये डिफरेंट सेट्स देखे, फिर हमने सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट ली। प्रोडक्ट लेने के बाद हमने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट हुआ करेंगे ना वो हमारे पास रिलेशन होते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको ना रेज करके रिलेशन के बारे में, रिलेशन से फिर फंक्शन पे जाते हैं कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगी जब हम ग्रुप देखेंगे। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप भी एक सेट होता है, लेकिन उस पे कुछ कंडीशंस जो हैं जो हमें सेटिस्फाई करवानी पड़ती हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो ठीक है। अब रिलेशन और फंक्शन कहाँ पे काम आएगा, तो जो हमारा फंक्शन होता है वो बाइनरी ऑपरेशन में काम आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या बात की थी। अगर हमने बात की थी यहाँ से कि हमारे पास क्या है, एक सेट है, क्या है, एक सेट है। तो सेट में क्या होता है, इसमें हमारे पास इसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, एलिमेंट्स। तो एक एग्जांपल भी ले लेते हूँ, फ़र्ज़ किया ए सेट लिया है और इसमें मैंने ए बी लिख लिया, ठीक है। ये ए और बी लिख लिया, ए और बी लिखा है, तो हमारे पास ए की कार्डिनैलिटी आ गई 2, ठीक है। एक और मैंने सेट ले लिया, बी ले लिया, तो इसमें अगर मैंने एक ही एलिमेंट ले लिया है, कौन सा, गैमा, ठीक है, कौन सा एलिमेंट ले लिया, गैमा, तो ये हमारे पास बी की कार्डिनैलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आएगा, ये हमारे पास ए गैमा, ठीक है, और बी गैमा, ठीक हो गया। और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लेना हो तो इसका आंसर ज़्यादा आएगा गैमा ए और फिर आएगा गैमा बी, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ ज़्यादा है। इसमें भी ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी आएगी, ए की कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई बाय बी की कार्डिनैलिटी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 2। तो देखें इसमें 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब ये सेट हो गया हमारे पास। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैंने डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं इस तरह लिखूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हमने मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखनी हो तो हम इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर ए भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए भी खाली सेट नहीं है, तो खाली सेट को फाई से भी ज़ाहिर करते हैं। अगर आपने खाली सेट से ज़ाहिर नहीं करना तो आप इस तरह लिख लें, ठीक है। ए भी खाली सेट है, बी भी अगर खाली सेट है, तो ए क्रॉस बी की जो कार्डिनैलिटी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ना वो ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्या, वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होगा ए कोमा बी वाला, और सच दैट
जो तमाम ए बिलोंग करेंगे ए से और बी जो है वो बिलोंग करेंगे बी से, और फॉर एवरी इसका मतलब है तमाम। ये नहीं है कि अगर फ़र्ज़ किया इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ही उठाया दूसरे को हमने लिया ही नहीं, तो सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन आ गई मैथमेटिकली। अब ये स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए इस कैपिटल ए के एलिमेंट है, स्मॉल बी क्या है, इस जो नॉन एम्प्टी सेट बी है उसके एलिमेंट्स को कहा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी। अब इनके जो सबसेट होंगे ना, इसके जो सबसेट होंगे, इसके जो सबसेट्स होंगे वो रिलेशन हुआ करेंगे, रिलेशन हुआ करेंगे। यहाँ पे हमने छोटी सी एग्जांपल ली, तो ये हमारे पास देखें तो ये ए की कार्डिनलिटी 2 आ गई, बी की कार्डिनलिटी 2 आ गई, ये उनका हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसमें 2 एलिमेंट्स आ गए। अब इसके अगर मैं सबसेट की बात करूं तो सबसेट का फार्मूला क्या है, अगर ए की सबसेट की बात करूं तो 2⁻², इसके 2 सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, कितने 4 सबसेट, और इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर एक एलिमेंट है तो 1 आ गया, इसके सबसेट 2 ही बनेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 2, इसके भी 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, इसके भी 4, यानी कि ए के भी 4 सबसेट, बी के भी 2 सबसेट, और ए क्रॉस बी जो है यानी कि या ए क्रॉस बी जो है इसके भी आगे 4 सबसेट। तो ए क्रॉस बी के सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं, तो हमारे पास कितने रिलेशन बनेंगे, 4 रिलेशंस बनेंगे हमारे पास, कितने 4 रिलेशंस बनेंगे। यानी कि अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि मैं बता दूं ए सेट हमारे पास कौन सा है, ए और बी है, और एक सेट हमारे पास कौन सा है, गैमा है। तो अगर ये वाले हमारे पास एलिमेंट है तो इसके 4 रिलेशंस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं बना के दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी रिलेशन की। तो देखें, ए बी ले लिया और यहाँ पे मैंने गैमा ले लिया। ठीक है, ए बी ले लिया, यहाँ पे मैंने गैमा ले लिया, ए बी मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने गैमा ले लिया, और ए बी ले लिया और यहाँ पे मैंने गैमा ले लिया। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमारे पास, एक ये रिलेशन बन गया हमारे पास, एक ये रिलेशन बन गया। ठीक है, एक ये हमारे पास कि दोनों इससे बिलोंग करते हैं, और एक हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने रिलेशंस बने, एक R1, एक R2, एक R3 और एक R4। ये हमारे पास कांस्टेंट के ज़ुमरे में आएगा, यानी कि ए पुट करने से या बी पुट करने से गैमा में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंट चीज़ आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास 4 रिलेशंस इस तरह बनेंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारे पास रिलेशंस आया करेंगे। तो अब ये तो मैंने एक बहुत छोटी एग्जांपल दी है ना, अगर हमारे पास इसमें 4 एलिमेंट आ जाएं तो वो हमारे पास 16 रिलेशंस बन जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह चीज़ चलती है। अब देखें, अब इन जो रिलेशन होते हैं ना, उस रिलेशन से ही हम फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस कैसे बनेंगे, तो फंक्शन के लिए आप क्राइटेरिया देखें, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन भी जो होगा वो 2 सेट के दरमियान होगा, यहाँ से यहाँ तक मैप होगा। ठीक है, रिलेशन ही फंक्शन होते हैं ना, कौन से रिलेशन फंक्शन हुआ करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे इस कैपिटल ए में स्मॉल ए एलिमेंट है, इस कैपिटल बी में स्मॉल बी एलिमेंट है, यानी कि ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग किससे करेगा, बी से। ठीक है, तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए देयर एग्जिस्ट a unique value in B। अब ये हमारे पास ऐसा रिलेशन जो कि पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए दूसरे में एक यूनिक एक आंसर आया करे, उस रिलेशन को हम फंक्शन कहा करेंगे। तो बस आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अब मैं इन चीज़ों की एग्जांपल एक बड़ी सी लेता हूँ जहाँ से आपको समझ आ सके। ठीक है, एक मैं बड़ी सी एग्जांपल लेता हूँ जहाँ से आपको चीज़ों की समझ आ सके। तो चलें जी, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ से मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सेट में ले लेता हूँ ए। यहाँ पे ना एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मैंने सेट ले लिया ए और ये हमारे पास 0,1 है। कौन सा सेट लिया मैंने, एक्स, एक सेट ले लिया ए जिसका 0,1 है। ए की कार्डिनलिटी की बात करूँ तो ए की कार्डिनलिटी मेरे पास 2 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ना आपको ज़्यादा समझाता हूँ। ठीक, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी कार्डिनलिटी 2। ए के सबसेट की बात करूँ, ए के सबसेट की तो कितने आएंगे, 2⁻², तो सबसेट हमारे पास आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे सबसेट की बात करूँ, तो 2⁻², 2 एलिमेंट हैं, तो ये हमारे पास 4 सबसेट आ जाएंगे। कौन कौन से, एक खाली सेट आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 0,1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूँ
किसकी, ए क्रॉस ए की। तो हमारे पास 0, अब ए क्रॉस ए की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपने सेट से अपनी ही कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम ले सकते हैं। तो ए क्रॉस ए हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 का 0 के साथ, ठीक है, और 1 का 0 के साथ, ठीक है, फिर 0 का, फिर हमारे पास पहले 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ, ठीक है, और फिर 1 का 0 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है वो देखने हो, तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हो, तो पहले सेट की कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई बाय दूसरे सेट की कार्डिनलिटी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ जाएगा 4। तो देखें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 ही आ गए हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक। अब देखें यहाँ से समझने वाली चीज़ है कि अब इनके जो सबसेट होंगे ना वो रिलेशंस बनेंगे। कितने रिलेशंस बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने रिलेशन हमारे पास बनेंगे, तो वो आएगा 2⁴। क्यों, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट थे, 2⁴ तो 16 रिलेशंस इसमें हमारे पास बनेंगे। कितने, 16 रिलेशंस बनेंगे। तो उन 16 रिलेशन में से कुछ रिलेशन ही फंक्शंस होंगे, ठीक है। उन 16 रिलेशन में वो 16 कौन कौन से होंगे, पहले मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, देखें। तो पहले 0 1 0 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 5 6 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8, और ये 9, और ये 10, तो 16 बनने हैं। तो फिर ये हमारे पास, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। एक ये हो जाएगा खाली, यानी कि रिलेशन है ही नहीं, रिलेशन है लेकिन ये खाली सेट के तौर पे काम करेगा। एक ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, एक इस तरह आ जाएगा, एक इस तरह आ जाएगा, एक इस तरह आ जाएगा, ये हमारे पास रिलेशंस बने हैं। एक इस तरह और इस तरह आ जाएगा, ठीक है, एक इस तरह और ये वाला आ जाएगा, एक हमारे पास इस तरह आ जाएगा, यानी कि ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, ठीक है। एक ये आ जाएगा कि ये इससे मिल गया, दूसरा भी इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, इससे मिल गया। तो इस तरह ये हमारे पास रिलेशंस बनते जाएंगे। लेकिन फंक्शन कब होगा, तो मैं फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखने लगा हूँ, दोबारा स्पेशल देख लें। फंक्शन क्या होगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट, फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट देयर एग्जिस्ट आ यूनिक वैल्यू इन सेकंड सेट, ठीक है। पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए दूसरे में एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो पहले देखें, इसमें पहले सेट की हर एक वैल्यू यूज़ हुई या नहीं, कोई भी नहीं यूज़ हुई, तो ये फंक्शन नहीं है। इसमें हर एक वैल्यू यूज़ हुई या नहीं हुई, ये भी फंक्शन नहीं है। इसमें हर एक वैल्यू यूज़ हुई या नहीं, इसमें हर एक वैल्यू नहीं, इसमें हर एक वैल्यू नहीं, इसमें एक वैल्यू ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब देखें यहाँ तक फंक्शन है। अब फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू यूज़ हो रही है, यानी कि इसमें पहले फंक्शन की पहली कंडीशन ट्रू हो गई है। इसमें भी दोनों वैल्यू यूज़ हो रही है, पहली कंडीशन ट्रू, इसमें भी दोनों वैल्यू यूज़ हो रही है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इन तीनों के लिए देखते हैं, ये रिलेशन क्या फंक्शन है कि नहीं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू इन सेकंड सेट, तो सेकंड सेट में एक वैल्यू ही आनी चाहिए, हर एक वैल्यू के लिए दूसरे में एक ही। तो 0 के लिए 1 आ रहा है, 1 के लिए 0 आ रहा है, ये हमारे पास इसकी एक वैल्यू के लिए इसमें एक ही आंसर आ रहा है, ठीक है। इसकी एक वैल्यू के लिए देखें, इसकी एक वैल्यू के लिए हमारे पास एक आंसर आया, ठीक है। इसकी एक वैल्यू के लिए इसमें एक आंसर आया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फंक्शन है, होगा, ठीक हो गया। अब देखें, इसकी एक वैल्यू के लिए हमारे पास एक आंसर आया, इसकी एक वैल्यू के लिए एक आंसर आया, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है। ये तीनों फंक्शंस भी हैं। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बना देता हूँ, एक ऐसा रिलेशन बना देता हूँ जो कि फंक्शन नहीं है। देखें 0 1, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 0 1। अब ये देखें कि अगर मैं इस तरह लिख दूँ, ठीक है, तो अब ये इस तरह मैंने बना दिया, क्या इस तरह का मैंने बना दिया। अब देखें, इसकी यूज़ तो हर एक वैल्यू हो रही है, पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट की हर एक वैल्यू के लिए, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। 1 के लिए 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 भी, लेकिन कहा गया था कि एग्जिस्ट ओनली यूनिक या 1 वैल्यू, तो दूसरे सेट में भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए थी।
पहली कंडीशन तो ट्रू या दूसरी नहीं, तो ये हमारे पास रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो इस तरह 16 हमारे पास रिलेशंस बनेंगे लेकिन उसमें से सारे फंक्शन नहीं होंगे, कुछ होंगे। अब ये नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने होंगे, तो ये आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ के आए, उस फार्मूले के जरिए हम नंबर ऑफ़ फंक्शन भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन की एप्लीकेशन भी आ जाती थी, कम्बिनेशन भी लगता है पढ़, तो उस तरह हम चीज़ें ये फाइंड करते हैं कि कितनी चीज़ें निकल के आएंगी। अब देखें, अब अगर हम इस पर बात करें ना, तो अब ये जो एंड पे मैंने बातें बताई हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन आएगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है। और फिर जो हम क्लियर लॉ अप्लाई करेंगे, फिर हम आगे वाली चीज़ें देखेंगे सारी, तो ये आप लोग के लिए चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, तो फंक्शन को आपने लाजमी याद रखना है, फंक्शन और सेट को। ठीक है, सेट और फंक्शन को नेक्स्ट वाले लेक्चर्स को हम बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, वो भी एक फंक्शन ही होता है। अगर वो फंक्शन डिफाइन होगा तो उस वक़्त ही हमारे पास आगे ग्रुप बनेगा। अगर हमारे पास बाइनरी फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता तो वो ग्रुप नहीं होगा, वो वेक्टर स्पेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। और आगे 1 मिनट मज़ीद थोड़ी सी बातें रह गई, वो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं उस पर करता, तो वो जल्दी जल्दी मैंने तो टाइप्स भी बतानी थी। 1 मिनट थोड़ी सी मैं अब टाइप्स पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम टाइप्स पे डिस्कस कर लेंगे। रिलेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें ना, रिलेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये यहाँ पे यूज़ तो नहीं होंगे लेकिन आपके लिए जानना ये पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक आ जाएगा, सिमेट्रिक, और इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है, इसी तरह ट्रांसिटिव रिलेशन आ जाता है, और इसी तरह इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम फंक्शन की टाइप्स की बात करें तो फंक्शन की टाइप ना डिफरेंट तरह पैटर्न से आती है। एक तो वो आ जाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, लोग वाले फंक्शन। तो एक तो इस तरह की टाइप आ जाती है ना। दूसरे हमारे पास अगर हम रिलेशन की हद में रहने के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन आ जाता है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। फिर हमारे पास मैनी 1 फंक्शन आ जाता है। ठीक है, ये फंक्शन कैसे बनाए जा रहे हैं, ये मैपिंग के तौर पे बनाए जा रहे हैं कि एक चीज़ कैसे मैप करेगी। हमारे पास ऑन टू फंक्शन आ जाता है, ठीक है, एक हमारे पास इन टू फंक्शन आ जाता है, और एक हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाता है, बाइजेक्टिव। 1 1 फंक्शन का क्या मतलब है, देखें, अगर मैं 2 सेट लूँ, एक ए सेट को मैं नाम दे देता हूँ ABC, और बी वाले सेट को नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, बीटा, गैमा, और एक और नाम कर देते हैं आयोटा। ठीक है, इस तरह मैंने ये नाम दे दिया अपने से। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये ABC आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गैमा, और ये हमारे पास बस 3 एलिमेंट काफ़ी हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब ये हर कोई 1 1 से कर रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, ये फंक्शन तो है लेकिन कौन सा होगा, 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि 1 1 कोरेस्पोंडेंस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाले को रेस कर दूँ, गैमा वैसे ही है, ये इसके साथ मिला दूँ, अब ये फंक्शंस भी है लेकिन मैनी 1 फंक्शन है कि मैनी एंट्रीज जो है वो जाके एक से मिल रही है, तो ये मैनी 1 फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी सी बात मैं समझा दूँ, ABC है, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा है ना, क्या है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा है। हमारे पास एक होती है डोमेन, तो ये पूरा सेट जो होता है ना, ए पूरा सेट हमारे पास डोमेन होगा, ए पूरा सेट डोमेन होगा। ये जो बी पूरा सेट है ना, ये पूरा सेट बी, ये जो बी है इसको हम कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। और इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी कि ये जो स्मॉल बी कह रहा हूँ जो कि बी से बिलोंग करते हैं, यानी कि बल्कि स्मॉल बी, तो ये जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं इनको हम रेंज कहते हैं। जिन एलिमेंट्स पे मैप किया जाएगा वो रेंज होगी। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, और ये इसके साथ मिल गया। अब देखें, अब डोमेन हमारे पास ए है, कोडोमेन बी है, और रेंज क्या है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा है। कैसे अल्फ़ा, बीटा, गैमा है, क्योंकि ये सभी के साथ मैप कर रहा है। अब लेकिन अगर मैं इसके साथ मैप नहीं करवाता, ये भी इसके साथ मैप करवा देता हूँ। अब डोमेन हमारे पास ABC है, ये पूरा सेट है, रेंज हमारे कोडोमेन हमारे पास ये पूरा सेट है अल्फ़ा, बीटा, गैमा, लेकिन रेंज हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा, बीटा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए करे, यानी कि ये पूरा सेट जो है इससे मैपिंग हो रही हो, जैसे मैंने ये वाली एग्जांपल दी, ये 1 1 फंक्शन भी होगा, और ये फिर ऑन टू फंक्शंस भी होगा। कौन सा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। कैसे, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक से बिलोंग कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये वाला सारा सेट बिजी है। ठीक है, रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही सेट इस तरह बना देता
अल्फ़ा बीटा गैमा, ये इसके साथ मैप कर रहा है, ये इसके साथ, ये भी इसके साथ मैप कर रहा है। अब देखूं तो ये डोमेन है, ये कोड डोमेन है। रेंज में देखूं तो सिर्फ अल्फ़ा बीटा आ रहा है, गैमा नहीं है रेंज में। तो रेंज हमारे पास सबसेट है किसका, इसमें हमारे पास सबसेट है किसका, बी का। तो ये फिर हमारे पास क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ठीक हो गया। और ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, वो बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के एग्जाम्पल दे देता हूँ, ए बी सी और ये अल्फ़ा बीटा गैमा। तो ये हमारे पास अगर मैं कहूँ तो ये वन वन कोरेस्पोंडेंस भी है, वन वन फंक्शन भी है। और अगर देखूँ तो जितनी रेंज है उतनी ही कोड मेन है। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी है, ये वन वन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन जो कि वन वन ऑन टू हो, ऐसा फंक्शन जो कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट हम कल लेक्चर में बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।